नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम। एक रॉड है ये, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ है कैपिटल एल और इसका टोटल मास जो है वो दिया है कैपिटल एम, ठीक है। एट ए पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर। इस रॉड के सेंटर से उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना, आई कहते हैं उसको, तो ये जो आई है ये आपको फाइंड करना है। और ये जो पॉइंट है वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितनी डिस्टेंस पे मिड पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस दी है आपको डी। क्लियर, तो वो कितनी डिस्टेंस पे डी, ठीक है। तो इसमें करेंगे कैसे, इसमें हम इस रॉड में से एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे, उस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर उस फील्ड को हम क्या करेंगे, वेक्टर्स में उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे और जो कंपोनेंट ऐड होगा उस कंपोनेंट को हम इंटीग्रेट करके टोटल फील्ड निकाल देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस रॉड को हम छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। उस स्ट्रेंथ को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, जो कंपोनेंट ऐड हो रहे होंगे, ठीक है, उनको इंटीग्रेट कर देंगे और उनको इंटीग्रेट करके क्या फाइंड करेंगे, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं वो देखो आप। तो मान लिया मिड पॉइंट से हम ऊपर की तरफ गए, कितना डिस्टेंस गए, ट्रेवल किया हमने, मान लिया एक्स, ठीक है। और एक्स डिस्टेंस पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट कट किया है जिसकी विड्थ दी है डी एक्स, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है आपकी डी एक्स और इसका जो मास है वो मान लिया कितना है, डी एम, ठीक है। और डी एम हुआ कितना, तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं डी एम हुआ कितना। तो डी एम जो होगा वो होगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ। किसी भी एलिमेंट का जो मास होगा वो होगा उस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ जो भी होगा, ठीक है, इनटू ये जो लेंथ है डी एक्स उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना है, तो वो है एम बाई एल और इसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स। तो ये तो हो गया इसका मास डी एम, ठीक है। और इसकी वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो आप ढंग से देखो जरा, इसकी वजह से हम इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं। तो उसकी जो भी डायरेक्शन होगी वो उसी तरफ होगी, जिस तरफ मास होता है उसी तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और उसको नाम दे देते हैं डी आई। डी आई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेरी स्मॉल मास है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो भी वेरी स्मॉल होगा। क्या नाम दिया इसका, डी आई, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी बाय द वे, तो ये है एक्स, ये है डी, तो ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो डी आई कितना होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वैसे तो फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे जी इंटू डी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी इंटू डी एम, मास कितना है डी एम, और ये जो डिस्टेंस है वो है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली आ जाएगी ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। तो इस डी आई के कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। तो ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे आपको। मान लिया ये वाला जो एंगल है वो कितना मान लिया आपने, थीटा, ठीक है। तो डी आई का इस तरफ एक कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा डी आई कॉस थीटा कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट होगा इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ठीक है। ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा डी आई साइन थीटा कंपोनेंट। अब अगर आपको टोटल इंटेंसिटी फाइंड करनी है ग्रेविटेशन फील्ड की, टोटल ग्रेविटेशन फील्ड फाइंड करना है, तो एक चीज़ आप समझो, जैसा एलिमेंट ऊपर लिया है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही एलिमेंट आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। तो उसकी वजह से डी आई इस तरफ होगा, कहीं इस तरफ होगा। उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, कॉस थीटा एक साइन थीटा। तो कॉस थीटा तो इसी साइड में आ जाएगा इस तरफ, लेकिन साइन थीटा ये नीचे की तरफ आएगा। जब साइन थीटा नीचे की तरफ आएगा तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। तो अगर आपको टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है तो आपको किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी आई कॉस थीटा को, क्योंकि वही सेम डायरेक्शन में आएंगे, सबके डी आई कॉस थीटा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएंगे। और जब वेक्टर एक डायरेक्शन में होता है तो आप उसको स्केलर की तरह ऐड कर सकते हो या इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट करना और ऐड करना एक ही बात होती है, ठीक है। और जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो वो तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो उसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई कॉस थीटा। कॉस थीटा कंपोनेंट को बस आप ऐड करते चले जाओ तो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा। क्लियर। एक्स की लिमिट्स कहाँ से कहाँ डालेंगे हम, एक्स की लिमिट, तो यहाँ पे तो एक्स जीरो है, ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट क्या है, ये है एल बाई टू, और नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस एल बाई टू। तो एक्स की लिमिट आएंगी आपकी माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। क्लियर, सारी फटाफट वैल्यूज पुट कर देते हैं।
डी आई कितना है, इंटीग्रेशन डी आई कितना है, डी आई है आपका जी डी एम की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एम बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन नीचे क्या है, नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इंटू क्या है कॉस थीटा, ठीक है, इंटू क्या है आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा को अगर पुट करें, कॉस थीटा कितना होगा, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है आपका डी और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ठीक है। फिजिक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा, क्योंकि अब तो बस सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है इसको। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देते हैं, जी एम डी अपॉन एल, ये तो क्या बन जाएगा आपका कांस्टेंट जी एम डी अपॉन एल, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, ये पावर है 1, ये पावर है हाफ, तो ये हो जाएगी 3/2, ठीक है। अब बस इसको इंटीग्रेट कर देना आपको और आपको आंसर मिल जाएगा माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ठीक है। क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो जाता है, अब बस मैथमेटिक्स है तो वो देख लेते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं अलग लिख के सॉल्व कर लेता हूँ, ये जो इंटीग्रेशन है इसको अलग सॉल्व कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रेशन, लिमिट बाद में पुट कर दूंगा, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, लिमिट्स माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ठीक है। तो पहला स्टेप इसमें ये जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की फॉर्मेट होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मेट होती है, तो हम मान लेते हैं एक्स इक्वल टू मान सकते हैं डी टेन थीटा, ठीक है। तो डी एक्स कितना आ जाएगा, तो डी एक्स आ जाएगा आपका डी, ये डी और इस डी में डिफरेंस समझना, ये डी डिस्टेंस है और ये डिफरेंशियल का डी है, ठीक है। डी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट्स बाद में पुट कर लेंगे। डी एक्स की जगह आ गया डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, तो x की जगह आप पुट करोगे डी टेन थीटा, तो डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा डी क्यूब, अंदर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 चढ़ाओगे तो वो हो जाएगा सेक क्यूब थीटा, ठीक है। तो स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक सेक थीटा बच जाएगा, सेक थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो वो कॉस थीटा बच जाएगा, डी से डी कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/d स्क्वायर तो बाहर आ गया और अंदर इंटीग्रेशन में आया बस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट्स देख लो ज़रा, थीटा की लिमिट्स क्या होंगी, ठीक है। तो इनिशियल एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस एल बाई टू, ठीक है। तो तब थीटा कितना होगा, तो ज़रा देखना, ज़रा इसी रिलेशन से हम फाइंड करते हैं। पहले एक्स की वैल्यू कितनी है लोअर लिमिट के लिए, माइनस एल बाई टू इक्वल टू कितना है डी टेन थीटा, ढंग से देखते हैं। तो टेन थीटा कितना आ गया यहाँ से, टेन थीटा आ गया माइनस एल बाई टू डी, ठीक है, माइनस एल बाई टू डी, ठीक है। अब इसको कर लेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, लिमिट्स कुछ यहाँ होगी कुछ लिमिट यहाँ होगी। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो ये आ गया इंटीग्रेशन आपका साइन थीटा। अब आपको यहाँ से लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम इसको टेन के टर्म्स में लिमिट नहीं पुट करेंगे, हम इसको पुट करेंगे साइन के टर्म्स में, क्योंकि हमारे यहाँ साइन थीटा आया है, ठीक है। तो टेन थीटा है माइनस एल बाई टू डी लोअर लिमिट के लिए, तो अगर इसको ट्राइंगल बना लें तो माइनस एल बाई टू डी, ठीक है, ये एंगल थीटा होगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, ठीक है। तो साइन थीटा के टर्म्स में थीटा अगर हमें लिखना हो, तो अगर टेन के टर्म्स में लिखना चाहें थीटा तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस एल अपॉन टू डी, और साइन के टर्म्स में लिखना चाहें तो थीटा लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, ठीक है। तो लोअर लिमिट आ गई आपकी साइन इनवर्स माइनस एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। और अपर लिमिट क्या बन जाएगी, तो अपर लिमिट में जो है माइनस एल बाई टू नहीं है तो प्लस एल बाई टू है, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा और यहाँ भी प्लस आ जाएगा, तो वो बन जाएगी अपर लिमिट आपकी साइन इनवर्स प्लस एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट्स पुट कर देते हैं इसमें, तो 1/d स्क्वायर तो ये बाहर है, पहले पुट करेंगे इनिशियल लिमिट, तो इनिशियल पुट करेंगे तो थीटा की जगह जब ये पुट करेंगे साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस
फिर अब ये पुट करेंगे तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो आ जाएगा माइनस एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनली कितना आने वाला है, ये आ गया आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2l अपॉन डी स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। ये तो आ गया इंटीग्रेशन, और इसके साथ में और था क्या, इंटीग्रेशन के साथ में और क्या था, वो था जी एम डी अपॉन एल, तो वो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू जी एम डी अपॉन एल। तो ये आ गई आपकी फाइनल ग्रेविटेशनल फील्ड। कुछ कैंसिल हो जाएगा, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फिर आंसर कितना बचा। कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, माइनस 2gm अपॉन एक डी नीचे बचा है, और क्या बचा है, बचा है आपका एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। क्लियर। तो ये उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी। 10th क्वेश्चन करते हैं। 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2, दो स्फेरिकल शेल हैं, ठीक है, और पहले का मास मान लेते हैं m1 दिया है आपको, और दूसरे का मास दिया है m2, ठीक है, एंड रेडियाई r1 एंड r2, पहले की जो रेडियस दी है वो दिया आपको r1, दूसरे की जो रेडियस दी है वो दिया आपको r2, ठीक है। r1 जो है r2 से छोटा है, यानी m1 वाला जो स्फेरिकल शेल है वो अंदर होगी और m2 वाली स्फेरिकल शेल बाहर होगी, वैसे हमने लिखा है इसे। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, m मास के पार्टिकल पे ये सिस्टम कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो आपसे पूछा गया है। इफ इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r1 प्लस r2/2 फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से r1 प्लस r2/2 डिस्टेंस पर रखा है, तो वो डेफिनेटली इन दोनों स्फेरिकल शेल के बीच में होगा, कहीं बीच में होगा, ठीक है। r1 प्लस r2/2 जो डिस्टेंस आएगी वो कहीं यहाँ बीच में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इसमें एक स्मॉल m मास का पार्टिकल रखा है, तो इस पर पूछा है इस पर फोर्स कितना लगेगा, ये सिस्टम कितना फोर्स लगाएगा। तो बहुत सिंपल है ये m2 तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि m2 शेल के अंदर है। किसी भी शेल के अंदर जाते हैं तो उस शेल की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, यानी इस पर m2 की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो सिर्फ किसकी वजह से लगेगा, m1 की वजह से, क्योंकि हम m1 शेल के बाहर हैं, और जब भी किसी शेल के बाहर होते हैं तो वो शेल ऐसे बिहेव करती है जैसे वो शेल ना हो, वो एक पॉइंट मास हो और कहाँ कंसंट्रेटेड हो, अपने सेंटर पे। तो हम ऐसा मान लेंगे जो m1 है वो एक शेल नहीं है, वो एक पॉइंट मास है, वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, अपने सेंटर पे, और वो कितना फोर्स लगाएगा। तो एक है m1 एक है m, सेपरेशन पता ही है r1 प्लस r2/2, तो जो फोर्स लगेगा वो लग जाएगा आपका g m1 m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो डिस्टेंस है r1 प्लस r2/2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना फोर्स एक्सर्ट होगा। ये सिर्फ कौन सी शेल एक्सर्ट कर रही है, अंदर वाली शेल। बाहर वाली शेल कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो पॉइंट मास है वो बाहर वाली शेल के अंदर है, और जब भी किसी शेल के अंदर पहुंच जाते हैं तो उस शेल की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो कितना हो जाता है, 0, ठीक है। 11th क्वेश्चन करते हैं। ए टनल इज डग अलॉन्ग ए डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ के डायमीटर के अलॉन्ग एक टनल डग की हुई है, ठीक है, ये टनल बनाई हुई है, अर्थ के डायमीटर है, ये सेंटर से पास कर रही है, अर्थ के सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। पूछा फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m, एक स्मॉल m मास का पार्टिकल रखा हुआ है, प्लेस्ड इन द टनल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, ये m मास का पार्टिकल रखा हुआ है, इस पर पूछा फोर्स कितना लग रहा होगा, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे यहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी। एक बार अगर हम ग्रेविटी फाइंड कर लेंगे तो जो फोर्स होगा, तो फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो g कितना होगा, तो अर्थ की सरफेस के अंदर जो g का फॉर्मूला होता है वो होता है g इक्वल टू g0 1 माइनस h/r। g0 होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, 1 माइनस h/r, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, इसमें अगर r एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा आपका r माइनस एच। वैसे बाय द वे ये h होता क्या था, ये h होता था सरफेस से कितनी डेप्थ है, ये जो सरफेस से डेप्थ होती थी उसको हम क्या लिखते थे, h, ठीक है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी रेडियस r के बराबर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ r माइनस एच क्या होगा, ये टोटल है r में से h माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, वो डेफिनेटली क्या बचेगा, x, ठीक है। तो जो ग्रेविटी की वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो g इक्वल टू आ रहा है g0 x/r। एक काम और करते हैं, g0 की वैल्यू पुट कर देते हैं, g0 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो g0 जो होता है वो होता है gm
अपॉन आर स्क्वायर। एम है अर्थ का मास, ठीक है। तो बस फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं और आपका जी फाइंड हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर, आर अर्थ की रेडियस है, तो ये बन गया आपका जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा स्मॉल एम मास पे फोर्स, तो फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम इंटू जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स अपॉन आर क्यूब। तो इतना फोर्स लग रहा होगा उस स्मॉल एम मास के पार्टिकल पे। क्लियर। 12th क्वेश्चन करते हैं। ए टनल इज डग along a chord of the earth at a perpendicular distance r/2 from the center earth center, ठीक है। अर्थ के सेंटर से, अर्थ का मान लिया सेंटर है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, ये कॉर्ड की इसकी टनल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r/2, और कॉर्ड के अलॉन्ग एक टनल डक की हुई है, मान लिया यहाँ पे एक टनल ये बनाई हुई है, ठीक है। और सेंटर से परपेंडिकुलर कितनी डिस्टेंस पे r/2, ठीक है। फिर कह रहे हैं द वॉल ऑफ द टनल मे बी एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस, ठीक है। जो वॉल है वो फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। पूछा फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, जो टनल की वॉल है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, एक स्मॉल एम का मास का पार्टिकल है, व्हेन इट इज़ एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ टनल, टनल के सेंटर से यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है, ठीक है। सेंटर से, ये टनल का सेंटर है, ये है, और यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पे, तो वो डिस्टेंस दी आपको एक्स, ठीक है। एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल है, तो इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी ये टनल, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इस पे जो अर्थ है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया अर्थ के सेंटर से, ये मान लिया कितनी डिस्टेंस पे, अर्थ के अंदर ये कितनी डिस्टेंस पे, मान लिया स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इस तरफ लग रहा होगा, कितना होगा ये, एफ कह देते हैं, कैपिटल एफ इसको। तो फोर्स का फॉर्मूला तो सिंपल होता है एम इंटू जी, बस आपको जी फाइंड करना है अर्थ के अंदर। और अभी हमने देखा था अगर आप अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हो, अर्थ के अंदर अगर अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हो, तो वहाँ पे जी की वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू जी नॉट एक्स ओवर आर, आर होती है अर्थ की रेडियस। लेकिन इस केस में आप कितनी डिस्टेंस पे हो, तो वो डिस्टेंस मैंने मानी है आर, तो यहाँ एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आर, ठीक है। तो जी नॉट आर ओवर आर, ठीक है। इनसाइड अर्थ ग्रेविटी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इन लिख देता हूँ मैं, इनसाइड अर्थ, ठीक है। आर क्या है, आर है आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कितना फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे। फोर्स आ जाएगा एम, जी कितना है, जी है जी नॉट आर अपॉन आर, फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। जी नॉट कितना होता था, जी नॉट पहले भी देख चुके हैं, वो होता है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और आर कितना है इस केस में, स्मॉल आर जो लिख रहे हो वो है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो ये मिल जाएगा आपको। अब फटाफट वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो एफ मिल जाएगा आपको, तो ये आ जाएगा आपका एम जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, और आर की जगह क्या है, आर है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर। अच्छा, अब जरा इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, क्यों करते हैं वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक कंपोनेंट तो मैं ये बना रहा हूँ इस तरफ ऐसे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। अब जरा ढंग से देखना, ये जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये इस बॉल को नीचे मूव कराएगा, और ये जो कंपोनेंट है ये इस वॉल से लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मैं एंगल मान लेता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा उस टनल की वॉल से लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। और एफ साइन थीटा क्या करेगा, एफ साइन थीटा उस पार्टिकल को उस टनल के अंदर मूव कराएगा, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है कि टनल कितना फोर्स लगा रही होगी, तो टनल फ्रिक्शन फोर्स तो लगा नहीं सकती क्योंकि वो स्मूथ है, तो टनल सिर्फ कौन सा फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो टनल का जो फोर्स होगा, जो टनल ने बॉल में फोर्स लगाया वो एक्जैक्टली क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। और नॉर्मल रिएक्शन खुद किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो फोर्स बाई टनल, तो वो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एफ टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा और देख लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखो जरा इस ट्राइंगल में कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है आपका r/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है आपका स्मॉल आर, और स्मॉल आर की अगर वैल्यू पुट करें तो वो मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो बस अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का, और काफ़ी अच्छा आंसर आने वाला है ये, एम जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस थीटा करेंगे तो यह आ जाएगा r/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर बाई 4, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये क्यूब था, इसको कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर बचेगा। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ टनल ऑन द पार्टिकल दैट विल बी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर। और इसको बहुत ढंग से देखो, इसमें कहीं एक्स नहीं आया, ये जो फोर्स है वो एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर। 13th क्वेश्चन करते हैं। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास स्मॉल एम and radius small r is placed inside a hollow thin spherical shell of mass capital M and radius capital R। ठीक है, एक hollow sphere है, इसका मास दिया आपको स्मॉल m और रेडियस दी स्मॉल r। इसको एक स्फेरिकल शेल, ये सॉलिड स्फीयर को एक स्फेरिकल शेल के अंदर रखा हुआ है जिसका मास दिया कैपिटल M और रेडियस दिया आपको कैपिटल R। ठीक है, ये पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्फीयर एंड शेल। ठीक है, एक स्मॉल एम मास रख रहे हैं जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इसके स्फेरिकल शेल के सेंटर को भी ज्वाइन कर रहा है और इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर को भी ज्वाइन कर रहा है। इस लाइन पे रखेंगे हम स्मॉल एम डैश मास, ये जो एम डैश मास है वो इस लाइन पे हमें रखना है। ठीक है, लेकिन कहाँ रख रहे हैं, तो रख रहे हैं एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्फीयर एंड शेल। स्फीयर ऑफ शेल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ये है, यहाँ से x डिस्टेंस पर रखेंगे। ठीक है, तो पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल ड्यू टू द स्फीयर एंड शेल। स्फीयर और शेल की वजह से जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस एम डैश के पार्टिकल पे वो आपको फाइंड करना है। 3 केसेस के लिए फाइंड करना है, तो एक एक करके पहला केस देखते हैं। फर्स्ट केस है जो x है वो स्मॉल r से बड़ा है और 2r से छोटा है। x डिस्टेंस हमें यहाँ से लेनी है, इस बॉटम मोस्ट लाइन से यहाँ से लेनी है x डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो स्मॉल r डिस्टेंस हो जाएगी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2r डिस्टेंस हो जाएगी। तो इनके बीच में है, कहीं कहीं यहाँ रखा है। ठीक है, एम डैश का जो पार्टिकल है वो कहीं यहाँ रखा है। ठीक है, तो अब पूछा है कि जब वो यहाँ होगा तब नेट फोर्स कितना लगेगा। तो बहुत ढंग से समझना है आपको। एम डैश जो है वो बड़ी वाली स्फेरिकल शेल के अंदर है। जब हम किसी शेल के अंदर होते हैं तो उस शेल की वजह से कोई फोर्स नहीं होगा, यानी इस एम डैश पे इस बड़ी वाली शेल की वजह से तो कोई फोर्स नहीं होगा। जो भी फोर्स होगा इस स्फीयर की वजह से होगा। ठीक है, और आप स्फीयर के अंदर हो। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे मान सकता हूँ जैसे ये अर्थ हो, अर्थ के अंदर हो, तो वहाँ पे जो फोर्स होता है, फोर्स तो सिंपल होता है, मास इंटू ग्रेविटी। मास हो जाएगा एम डैश, ग्रेविटी हम लिख लेते हैं जी, और जी की वैल्यू कितनी होती है, जी होता है, अभी हमने देखा जी होता है जी नॉट एक्स अपॉन आर, आर उसकी रेडियस होती है। अर्थ के केस में, इस केस में हो जाएगा जी नॉट एक्स अपॉन आर, आर जो है वो उसकी रेडियस, तो यहाँ पे वो है स्मॉल आर। ठीक है, एक्स क्या होता है, एक्स होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी, तो ये टोटल डिस्टेंस एक्स है, उसमें से आर माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स माइनस आर। ठीक है, जो एक्स डिस्टेंस है वो कहाँ से है, वो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से है यहाँ तक एक्स, लेकिन हमें तो सिर्फ ये वाली डिस्टेंस चाहिए, सेंटर डिस्टेंस चाहिए, तो वो कितनी हो जाएगी एक्स माइनस आर। तो जरा ढंग से देखना, बहुत ढंग से एक एक चीज़ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। जी नेट होता है ऑन द सरफेस, तो वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इस केस में हो जाए जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। जो एक्स डिस्टेंस होती है वो सेंटर से होती है, तो इस केस में हो जाएगी एक्स माइनस आर और अपॉन ये आर। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं और आपको फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स आ गया आपका एम डैश इंटू जी एम एक्स माइनस आर अपॉन आर क्यूब। क्लियर। ठीक है, इसको मैंने किससे मैच करा के लिख लिया है, जैसे अर्थ के अंदर, जो सॉलिड स्फीयर है अर्थ के अंदर। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है जो एक्स है वो 2r से बड़ा है, 2 स्मॉल r से बड़ा है और 2 कैपिटल R से छोटा है। तो जरा देखते हैं दूसरा डायग्राम। नेक्स्ट पार्ट, उसमें कह रहे हैं x 2 स्मॉल r से बड़ा है और 2 कैपिटल R से छोटा है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, x डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेनी है हमने, बॉटम से जो डिस्टेंस लेनी है वो है x आपकी। तो 2r तक तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, 2 स्मॉल r तक, यानी इससे तो ऊपर है, और 2 कैपिटल R ये वाला पॉइंट होगा, इससे नीचे। इसका मास था कैपिटल M कैपिटल R, रेडियस थी, इसका मास था स्मॉल m स्मॉल r, इसकी रेडियस थी। तो डायमीटर 2r हो जाएगा, यानी इस पॉइंट से तो ऊपर लेना है आपने पार्टिकल, और इस पॉइंट से क्या लेना है, नीचे। मान लिया यहाँ पे कहीं रखा है पार्टिकल, कहीं भी मान लेते हैं, यहाँ रखा है मान लिया पार्टिकल एम डैश। और फिर से इसमें बहुत सीधा सीधा है, स्फेरिकल शेल के अंदर है तो शेल की वजह से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा इस स्फीयर की वजह से लगेगा। अब हम स्फीयर के बाहर हैं, तो स्फीयर ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो पॉइंट मास हो और कहाँ कंसंट्रेट हो, अपने सेंटर पे। यानी अब हम इसको स्फीयर की तरह नहीं देखेंगे, हम इसको एक पॉइंट मास की तरह देखेंगे। पॉइंट मास है m
और ये कहाँ कंसंट्रेटेड है, अपने सेंटर पे, और उनके बीच में सेपरेशन कितना होगा, ये जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है ये कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो तो x, ये पूरी जो डिस्टेंस है बॉटम से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है x, और ये होगी स्मॉल r, तो ये बन जाएगी x माइनस स्मॉल r। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा g, m1 है स्मॉल m2 है m डैश अपॉन डिस्टेंस है x माइनस r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर्स। ठीक है, अब तीसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। जब x इज ग्रेटर देन 2r, कैपिटल 2r से भी ज़्यादा है x। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसको, x इज ग्रेटर देन 2r, 2r का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से 2r डिस्टेंस ये होगी, और इससे भी बाहर है, यानी जो पार्टिकल है वो कहीं बिल्कुल दोनों शेल और स्फीयर दोनों के बाहर कहीं यहाँ रखा होगा m डैश। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये कैपिटल M था, ये कैपिटल R था, ये स्मॉल m मास है, इसकी रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, तो अब तो जो पार्टिकल है वो शेल के भी बाहर है और स्फीयर के भी बाहर है, तो अब इस पर स्फीयर भी फोर्स लगाएगा और शेल भी फोर्स लगाएगी। ठीक है, स्फीयर ऐसे बिहेव करेगा जैसे ही पॉइंट मास हो, अपने सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो, और शेल भी ऐसे बिहेव करेगी जैसे ही पॉइंट मास हो और वो अपने सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मास कंसंट्रेटेड मान लेंगे हम, कैपिटल M, और यहाँ कितना मास कंसंट्रेटेड मान लेंगे, स्मॉल m। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना लगाएगा, कैपिटल M भी इसको अपनी तरफ खींचेगा नीचे की तरफ, और स्मॉल m भी इसको अपनी तरफ खींचेगा नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स होगा दोनों का सम। तो वो जरा देख लो एक एक करके आप। कैपिटल M कितना फोर्स लगाएगा, तो G कैपिटल M M डैश जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस है आपकी x, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी कैपिटल R, तो ये जो बची रिमेनिंग डिस्टेंस वो बची x माइनस कैपिटल R, तो ये होगी x माइनस कैपिटल R का स्क्वायर, प्लस ये जो बॉल है वो कितना फोर्स लगाएगी, ये जो स्मॉल स्फीयर है सॉलिड स्फीयर, तो जी m1 है स्मॉल m2 है m डैश अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसके सेंटर से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, तो ये टोटल डिस्टेंस थी x, में से क्या माइनस कर देंगे, स्मॉल r, तो ये हो जाएगी x माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, तो ये फाइनल फोर्स हो गया इस पर।